रूसी पैसिफिक फ्लीट की जोरदार ड्रिल। जी हां, एक्शन में दिखे रशियन मरीन कॉर्प्स। अपनी तैयारियों को आंकने के लिए बड़ी ड्रिल की जा रही है। ड्रिल में बड़े रशियन वॉरशिप भी शामिल हुए हैं। तस्वीरें देखिए। Пошел! तो देखिए, आपने आपको तस्वीरें दिखाई इस वॉर ड्रिल की। बड़ी वॉर ड्रिल हो रही है जिसमें कई बड़े बड़े रशियन वॉरशिप हिस्सा ले रहे हैं। रूस की ये जंगी तैयारियां आने वाले वक्त के लिए क्या संकेत देती हुई नजर आ रही हैं, ये समझना जरूरी है। युद्ध क्षेत्र में व्लादिमीर पुतिन की मौजूदगी आखिर किस बात का है सबब और यूक्रेन के लिए किस तरह से खतरे की घंटी बजा दी है इस दौरे ने। आइए इस रूसी ड्रिल की बाकी डिटेल के बारे में पहले जान लेते हैं और उसके बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। ये ड्रिल चल रही है, सबसे नया वीडियो लगातार टीवी9 भारतवर्ष पर एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं। रूस ने जमीन और समंदर में एक साथ ताकत दिखाई है। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता हुआ रशिया नजर आ रहा है रूसी पैसिफिक फ्लीट के जरिए। पैसिफिक फ्लीट ने अपनी वॉर तैयारियों को दरअसल परखा है। रूस की मेगा ड्रिल में वॉरशिप निकोले विल्कोव को भी शामिल किया गया है। ये देखिए, ड्रिल के दौरान एडमिरल नेवेल्स्कोय भी एक्शन में नजर आया। अब ये ड्रिल दरअसल तीन बड़े सवाल खड़े कर रही है। वो सवाल क्या है? पहला सवाल ये रहा आपके सामने, क्या रूस अब यूक्रेन वॉर को बड़े स्तर पर ले जाएगा? इस वॉर का पैमाना बढ़ने वाला है क्या? दूसरा बड़ा सवाल, क्या रूस अब नाटो देशों से मुकाबले की तैयारी में है? डायरेक्ट नाटो वर्सेस रशिया होने जा रहा है क्या ये युद्ध? क्या रूसी एक्शन वॉर को और ज्यादा भड़काने वाला है? ये वो तीन बड़े सवाल हैं जिन पर आज की तारीख में चर्चा जरूरी है। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें कि एक्शन रशियन Tu-95 MS मिसाइल कैरियर का देखने को मिला है। रूसी ड्रिल के दौरान मिसाइल कैरियर ने भरी उड़ान। रूसी पैसिफिक फ्लीट ने बहुत बड़ी ड्रिल की है। वॉर तैयारियों की कर रहे हैं जांच। रूसी विदेश मंत्री का यह कहना है। और इधर यूक्रेन के बाखमुट में विध्वंसक जंग, दोनों ओर से भारी बमबारी है। अभी भी बाखमुट पर किसी का कब्जा नहीं है। तस्वीरें आप देखिए, बाखमुट में कब्जे की जंग चल रही है और सबसे लंबी लड़ाई अगर देखा जाए इसमें इसी जगह की है। और रूस कई बार लगा कि बाखमुट पर टोटल कंट्रोल कर लेगा, लेकिन बार बार यूक्रेन की वापसी रूस के लिए चुनौती बन रही है। फिलहाल ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेटेस्ट वीडियो बाखमुट में दोनों सेनाएं आमने सामने। और इस वक्त हमारे साथ कई खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। प्रोफेसर संजय भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार। मेजर जनरल SP सिन्हा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज। इसके अलावा नेवल कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। SP सिन्हा साहब, ये जो रशियन ड्रिल की हमने खबरें अपने दर्शकों को तफसील से दिखाई, इसके मतलब, इसके मायने क्या नजर आते हैं? आने वाले वक्त में किस तरह की जंग के लिए खुद को रशिया तैयार करता हुआ नजर आ रहा है? इसके दो पैमाने हैं। पहला, क्या रूस अब नाटो को डायरेक्ट चुनौती देने की सोच रहा है? दूसरा, कि यदि नहीं सोच रहा है, या तो सोच रहा है या तो नहीं सोच रहा है। यदि नहीं सोच रहा है तो ये ड्रिल का मतलब क्या है? तो ये पहले ड्रिल का मतलब मैं समझाता हूं। मेरा ख्याल है रूस मसल फ्लेक्सिंग कर रहा है और अमेरिका और नाटो देश को संदेश दे रहा है कि हम एडिशनल फ्रंट खोलने के लिए तैयार हैं, हम सक्षम हैं, और यदि डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन तुम्हारे साथ हुआ तो उसके लिए हम तैयार हैं। ये इसी के परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। लेकिन मैं इसको देखता हूँ शैडो बॉक्सिंग। मुझे नहीं लगता है कि रूस
या नाटो या अमेरिका तैयार है डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन के लिए। नहीं तो सर क्या ये रेपोकेशन, ये आफ्टर इफेक्ट्स है कि भाई जो जिस तरह से नॉर्थ कोरिया नहीं, जिस तरह से साउथ कोरिया और अमेरिका यूएस साथ आ रहे हैं, ड्रिल कर रहे हैं, तो उसका जवाब देने के लिए हम भी पीछे नहीं हटेंगे, हम किसी से कम नहीं है। देखिए शतरंज के चाल 30 सेकंड, शतरंज के चाल में आप यदि अपोनेंट मेरे हैं और आप एक चाल चलिएगा तो मुझे भी तो चाल चलना पड़ेगा ताकि उसमें ये दिखे कि मैं कमजोर नहीं हूं, मैं इक्वल पैमाने पे हूं। ठीक है, एक रिएक्शन विनोद सर आप। ये दो चीजें हैं इसमें। हम तो अभी जो न्यूज़ दिखा रहे हैं एक लेगो पीस पजल की तरह है, और उसको हम मिला करके हम जोड़ करके देखना चाह रहे हैं कि ये आखिर में हमें ले कहाँ जा रहा है। अभी तक का जो यूक्रेन रशिया वॉर आप समझ सकते हैं एक सॉफ्ट नेटो वर्सेस रशियन कॉन्फ्रंटेशन था, लेकिन अभी जो पैसिफिक फ्लीट मूवमेंट, ये जो बड़े बड़े जो टैक्टिकल बॉम्बर्स जो आपके स्क्रीन में दिख रहे हैं, ये यूक्रेन रशिया वॉर के बियॉन्ड जा चुका है। और ये हो सकता है, दो चीजें हो सकती हैं, एक तो या तो नेटो रशिया कॉन्फ्रंटेशन हो, जो मुझे अनलाइकली लगता है। रशिया यूएस कॉन्फ्रंटेशन का जो पॉसिबिलिटी है, स्पेशली पैसिफिक फ्लीट वर्सेस पैसिफिक, कई बार तो सर ये लगता है कि अब शायद ये वॉर किसी कंट्रोल में रह भी नहीं गया है कि वो इसको लिमिटेड कर दे अपने हिसाब से। और देखिए इधर स्लोवियांस्क में रूसी हमले में भारी तबाही, स्लोवियांस्क में रूसी हमले में 13 की मौत हुई है, भीषण हमले में दर्जनों बिल्डिंग ध्वस्त हुई हैं। रूस ने शहर पर किया धुआंधार मिसाइल अटैक। तस्वीरें आप देखिए, इस आक्रमण के बाद, इस हमले के बाद क्या हालत है यहां पर, तस्वीरें कैसे आई हैं, बिल्डिंग्स पूरी तरह से ध्वस्त नजर आ रही हैं। ये जो एक के बाद एक अटैक हुआ उसमें जबरदस्त नुकसान हुआ है। तो आइए अब डिटेल में समझ लेते हैं कि स्लोवियांस्क में और क्या कुछ हुआ है, किस तरह से यहां भारी तबाही नजर आ रही है। स्लोवियांस्क में आप चारों तरफ देखिए, तस्वीरें भी आपके सामने ग्राफिक्स के साथ, तबाही का मंजर आपको नजर आ रहा है। रूसी रॉकेट अटैक में मरने वालों की संख्या 13 हो गई है। जो ताजा हमला हुआ, कई अपार्टमेंट्स पूरी तरह से नष्ट हो गए। रेस्क्यू के दौरान अभी भी शव यहां से निकल रहे हैं मलबे में, और लोगों के दबे होने की आशंका है। रूस ने एक के बाद एक 14 मिसाइलें दागी। S-300 सरफेस टू एयर मिसाइल का इसमें इस्तेमाल किया गया। नेवल कैप्टन श्याम कुमार सर, मेरा आपसे सवाल यही है कि लगातार इस बात का दावा करता रहा है रूस की तरफ से कि हम रिहायशी इलाकों को टारगेट में नहीं ले रहे, लेकिन ये तस्वीरें तो कुछ और कहानी बयां कर रही है। टू क्विक रेफरेंस फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन। देखिए पैसिफिक फ्लीट अपनी मसल फ्लेक्सिंग ऐसे नहीं कर रही है। G7 का अगुवाई कर रहा है जापान, और वहां पे समिट हो रही है, और G7 के इस अगुवाई में जब पैसिफिक फ्लीट अपनी मसल नहीं दिखाएगी तो कब दिखाएगी? क्योंकि G7 पे जापान के प्रीमियर का कहना है कि वो यूक्रेन और साउथ चाइना सी दोनों को एक साथ लेकर बात करेंगे, तो ये ऑल इंक्लूसिव टॉक्स है। दूसरी बात, जब भी ऐसे कोई समुद्र शांत होता है तो अभी ये जो टाइम है इसमें मिसाइल फायरिंग्स और ये जो आप जो मैरीटाइम रिकनेस एयरक्राफ्ट देख रहे हो, ये सारे ड्रिल्स एक साथ की जाती है भारतीय नौसेना वेस्टर्न नेवल कमांड के। जो स्लोवियांस्क जिसकी जो हम दिखा रहे हैं तस्वीरें, यहाँ के जो हालात है, क्या स्टडी की बता रही है रूस? देखिए ये तो बाखमुत और स्लोवियांस्क की जो लड़ाई चल रही है ईस्टर्न पॉकेट्स पे, ये लगातार हम देख रहे हैं 400 से 500 लगातार गोले दागे जा रहे हैं। ये तो इसलिए है कि वो अपनी पकड़ लगातार मजबूत कर रहे हैं। लेकिन ये जो मसल फ्लेक्सिंग है, ये जो पैसिफिक फ्लीट की, बहुत अहम है। वैगनर चीफ की पुतिन से चौंकाने वाली डिमांड सामने आ गई है। ये डिमांड क्या है? यूक्रेन से अब युद्ध खत्म करें पुतिन, ये कह दिया है येवगेनी प्रिगोजिन ने। युद्ध खत्म कर खुद को विजेता घोषित करें पुतिन, ये कहा गया है वैगनर फोर्सेस के चीफ की तरफ से। और आइए देखते हैं कि वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने और क्या कुछ कहा है। येवगेनी की सीख, वॉर से हटेंगे क्या पुतिन? इस वक्त वॉर खत्म करने का सबसे सही मौका है, और वॉर खत्म कर रूस को विनर घोषित कर दें। हमने यूक्रेन में अपना लक्ष्य पा लिया है, लक्ष्य पा लेने का ऐलान करते हुए युद्ध खत्म करें। आगे हमारे लिए इससे बेहतर स्थिति शायद ना हो, हमारे लिए मुश्किलें बढ़ने की कई आशंका है। तो ये येवगेनी की एक तरह से ललकार है और सलाह भी है पुतिन को। बिल्कुल, देखिए प्रिगोजिन ने एक तरीके से संकेत दे दिया है पुतिन को कि ये राइट टाइम है कि आप अपने आप को विजेता घोषित करें, जो कुछ हासिल किया है उसको कंसोलिडेट करें, क्योंकि शायद इससे बेहतर स्थिति में हम न हो अगर ये वॉर कंटिन्यू होता है और स्थितियां बदलती हैं तो। और क्या बड़ी बातें वो कह रहे हैं, क्या उनके सजेशंस हैं पुतिन को लेकर, पुतिन को उन्होंने क्या दिया अपनी बातों में, उस पर भी हम नजर डालेंगे। देखिए वैगनर चीफ येवगेनी ने जो क्या कहा है आखिर, और उसे क्या मतलब है, आइए समझते हैं येवगेनी के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है, क्या
उनके दिमाग में इस वक्त है। 5 संभावनाओं पर गौर करते हैं, फिर इस पर एक एक करके हम बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से। तो देखिए उनके दिमाग में क्या चल रहा है उसी को समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, वॉर से मोह भंग हो गया है क्या? उनके दिमाग में यह है कि अब लड़ाई ये ज्यादा थकाऊ हो रही है। नंबर 2, पुतिन से क्या नाराजगी है क्योंकि गाहे बगाए ये कॉन्फ्लिक्ट की खबरें आती रही। नंबर 3, रूसी सेना से क्या मतभेद है, यानी कि ये जो रूसी सेना के साथ एक कोऑर्डिनेशन में ये वॉर चल रहा है वहां कोई डिफरेंस है। नंबर 4, रशियन सिस्टम से बगावत, रूस का जो एक तरीका है, रूस की जो सेना का, उनके कमांडर्स का तरीका है, क्या उससे भी उनका मोह भंग हुआ है? और नंबर 5, पुतिन को क्या ये अल्टीमेटम है, पुतिन के ऊपर क्या वो कोई प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं? तो ये 5 बड़ी बातें हैं और ये एक अनुमान है कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है। सिन्हा सर, आपके हिसाब से येवगेनी का इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस तरह का सजेशन या इस तरह की बातें करना है, इसके क्या मतलब? ये जो 5 हमने प्रोबेबिलिटीज, संभावनाएं बताई हैं, इनमें आपको क्या लगता है किसकी ज्यादा संभावना दिख रही है होने की? ये वागनर ग्रुप के जो चीफ का ये वक्तव्य है उसके कई माने हैं। पहला कि वागनर ग्रुप के चीफ चाहते हैं कि रूस को और उनको ऑनरेबल सम्मान के साथ एग्जिट मिले बैटलफील्ड से। दूसरा कि उनके जो ट्रुप्स का है, बूट्स ऑन द ग्राउंड, उसमें कमी दिख रही होगी और रिक्रूटमेंट का प्रॉब्लम हो रहा होगा। और कितना दिन ये जंग चलेगा? नहीं, लेकिन पुतिन के क्या इतने बुरे दिन आ गए हैं कि युद्ध कब खत्म करना है कब नहीं करना है ये सलाह येवगेनी से लेनी पड़े? देखिए वही तो बता रहा हूं, मैंने कहा कई माने हैं, अभी तो 2 ही माने मैंने बताया। हाँ। तीसरा माने है कि कहीं ना कहीं परसेप्शन वॉर चल रहा है इन दोनों के बीच में। दे आर नॉट ऑन द सेम पेज। तो यदि सेम पेज पे नहीं है तो इससे तो रूस को, अमेरिका को और नाटो देश को फायदा होगा कि दुश्मन के ग्रुप में ही चिंक्स है, आर्मर में मतलब गैप्स है। तो ये तो सही स्थिति नहीं है। ये तो चौथी बात जो मैं कहना चाहता हूं, जब कभी आप बार्गेनिंग टेबल पे जाते हो, जब आप पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे होते हो तो आप शक्तिशाली होते हो, आप डिक्टेट कर सकते हो। ठीक है, यानी प्रिगोजिन, येवगेनी को ये साफ तौर पर लग रहा है कि देखिए ये सही वक्त है, आप मजबूत स्थिति में है, ऐसे में आप जा सकते हैं नेगोशिएट करने के लिए। अब देखिए आप एक और बड़ी खबर, अमेरिका के पड़ोसी देशों के दौरे पर जाएंगे रूसी विदेश मंत्री। ये बड़ी डेवलपमेंट है। ब्राजील और वेनेजुएला जाएंगे सर्गेई लावरोव। निकारागुआ और क्यूबा के दौरे पर भी जाने का कार्यक्रम है। दक्षिण अमेरिकी देशों से मजबूत रिश्ते की कोशिश में है रूस। और अब हम आपको बताते हैं कि जो ब्राजील, वेनेजुएला है, जो अमेरिका के आसपास जो देश हैं, उनके साथ इस तरह जो रूस का गठजोड़ आगे बढ़ने की कोशिश अगर करेंगे रूसी मंत्री, तो आगे क्या होगा? अमेरिका कैसे रिएक्ट करेगा? अमेरिका इसको लेकर क्या कुछ प्रतिक्रिया दे सकता है? जल्दी से आइए बिग वॉल के जरिए आपको बताते हैं कुछ और डिटेल्स इससे जुड़ी हुई। देखेंगे आपको हम बताते हैं कि मैप के जरिए ब्राजील, वेनेजुएला और निकारागुआ और क्यूबा की स्थिति को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये देश अमेरिका के लिए कितने अहम हैं। ऐसे में अगर इन देशों के दौरे पर रूसी विदेश मंत्री जा रहे हैं तो कुछ बेहद गंभीर सवाल जरूर उठते हैं। आइए ऐसे ही कुछ सवालों पर नजर डालते हैं। क्या वो सवाल हैं? सबसे पहले तो हम आपको ये मैप दिखा रहे हैं कि कितना जरूर क्यूबा, निकारागुआ, वेनेजुएला, ब्राजील, ये 4 जगह हैं जो कि अमेरिका के लिए तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन रशिया क्यों दिलचस्पी दिखा रहा है अब इसको भी समझने की जरूरत है। तो ये 4 पहले तो आप देख लीजिए जगहें कौन कौन सी हैं। इसके बाद अब जो अमेरिका की रूसी घेरेबंदी हो रही है वो क्या है? क्या रूस दक्षिण अमेरिकी देशों से दोस्ती बढ़ाकर यूएस पर दबाव डाल रहा है? ये बड़ी बात। इसके अलावा क्या दक्षिण अमेरिकी देशों की रूस से करीबी, क्या ये करीबी अमेरिका बर्दाश्त कर पाएगा? तभी मैंने आपसे कहा कि क्या अमेरिका रिएक्ट करेगा। क्या ब्राजील की वजह से आने वाले समय में अमेरिका की दिक्कतें बढ़ने वाली हैं? क्या सामरिक अहमियत वाले वेनेजुएला, निकारागुआ और क्यूबा की वजह से तनाव बढ़ने वाला है? और हमारे साथ लगातार खास मेहमान भी मौजूद हैं। संजय भारद्वाज सर, प्रोफेसर साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो नज़दीकी बढ़ाने की कोशिश हो रही है रूस की, उसके पीछे क्या मोटिव, क्या मंशा देखते हैं? क्या ये रिवेंज मोड में है इस वक्त रूस की, अमेरिका को जवाब देना है तो फिर अमेरिका के जो करीबी हैं उनसे रिश्ते बढ़ाए जाएं? क्या ऐसा है? देखिए 2-3 बातें साफ है। पहली बात कि ये लैटिन अमेरिकन और साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं और इसमें अमेरिका के साथ कुछ देशों की ट्रेडिशनल राइवलरी रही है। क्यूबा क्राइसिस सबको पता है, जानते हैं। और दूसरा जो फैक्टर है कि ब्राज़ील या क्यूबा, इन कंट्रीज़ में वामपंथी लेफ़्ट ओरिएंटेड गवर्नमेंट्स भी रही है। अभी भी लूला लेफ़्ट ओरिएंटेड है। ये तो प्रयोगशाला रहे हैं,
ये तो पूरा पैच एक लेबोरेटरी रहा। या लेफ्ट का। तो दूसरा फैक्टर ये भी है, तीसरा कि चाइना और रशिया वो दोनों ही कंट्री चाह रहे हैं कि जो दूसरे कॉन्टिनेंट्स हैं जिसमें लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, उनमें अपनी एक प्रेजेंस मजबूत किया जाए। दोनों कंट्री कोशिश कर रहे हैं और इसी क्योंकि चाइना और रशिया एक ही पाले में आज के दिन खड़े हुए हैं, दोनों ही अमेरिकन प्रभाव को कम करने के लिए। खाली लैटिन अमेरिका और अफ्रीका ही नहीं, आप मिडिल ईस्ट में भी देखिए, मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में भी चाइना और रशिया दोनों मजबूत हो रहे हैं। तो आप ये ग्रांड स्ट्रेटेजी है ग्लोबल ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए कि नहीं, आप अकेले सुपर पावर नहीं है, हम भी हैं और हम मजबूत। अमेरिका के करीब में अगर ऐसे लेफ्ट का कंसोलिडेशन बढ़ता है तो निश्चित तौर पे अमेरिका पे एक इमीडिएट प्रेशर तो बढ़ेगा ही। भाई अमेरिका यहां से बैठ के रूस को ऑपरेट करने की कोशिश कर रहा है, तो रूस भी वही कोशिश करेगा कि हम अमेरिका के पड़ोस में आए और कुछ ऐसा करें कि अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए टेंशन बढ़े। चीन के डिफेंस मिनिस्टर से पुतिन मिले हैं। मॉस्को में ली शांगफू से पुतिन ने मुलाकात की है। दोनों देशों में रिश्ते और मजबूत करने पर सहमति बनी है। पुतिन ने चीन को बताया अपना मजबूत मित्र। इससे पहले शी जिनपिंग की भी पुतिन से मुलाकात हो चुकी है। वो मुलाकात की तस्वीरें भी पूरी दुनिया ने देखी और अब ये मुलाकात जिस पर पुतिन को बहुत भरोसा है। बिल्कुल निधि, और ये दोस्ती लगातार परवान चढ़ती हुई हम देख रहे हैं। आइए समझते हैं कि रूस और चीन के बीच मजबूत होते रिश्तों की ये पूरी कहानी, पूरी दास्तान क्या है और इसका आने वाले वक्त में असर क्या हो सकता है। रूस चीन पास आ रहे हैं, पश्चिम की अटकी सांस नजर आ रही है। पुतिन ने कहा चीन और रूस के रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। दोनों देश हर क्षेत्र में मजबूत सहयोग कायम कर रहे हैं। अब देखिए खास बात क्या है। पिछले महीने शी जिनपिंग ने भी मॉस्को का दौरा किया था। रूस को चीन की सैन्य मदद के कयास लगातार बढ़ रहे हैं। रूसी हथियारों में चीन के कंपोनेंट्स देखे जा रहे हैं। अमेरिका परेशान है, परेशानी का सबब भी जान लीजिए। यूरोप के कुछ देश चीन से दुश्मनी के पक्ष में नहीं हैं। रूस चीन के गठजोड़ को चुनौती देना आसान नहीं होगा। रूस चीन के खिलाफ अमेरिकी मंसूबे पर वैसे भी कई सवाल हैं। ऑगस्टीन सर, किस तरह से आप देखते हैं इस डेवलपमेंट को, रूस और चीन की नजदीकी बढ़ना, ये अमेरिका के लिए और इसी में अगर एक पॉइंट और जोड़ दिया जाए बाकी दुनिया के लिए क्या चिंता का सबब है? बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। देखिए, आप चाइनीज का कोई भी मिलिट्री साजो सामान उठा के देख लीजिए। हाँ, चाइनीज एरोप्लेन हो, चाइनीज वॉरशिप्स हो या चाइनीज टैंक्स हो या उसके कोई भी इक्विपमेंट लेके देख लीजिए, वो या तो रशिया से खरीद के उसको वो कॉपी किया हो या उससे प्रेरित हो। उनके ये अब हम सब जानते ही हैं, कट कॉपी पेस्ट में माहिर रही हैं। और ये 4 सुकोई 27 इन्होंने खरीदा और उन्होंने उसको अपने बिल्कुल एग्जैक्ट सेम कॉपी मार के उन्होंने अपना नाम चिपका करके वो दुनिया को भी बेच रहे हैं, पाकिस्तान को भी बेच रहे हैं। और इसमें रूस को कोई आपत्ति नहीं है। हो सकता है मिलेगा क्या? नहीं, इनके जो निचले स्तर पर जो इनका जो गठजोड़ है और चीन को एनर्जी मिल रहा है। चीन पे ये भरोसा करके मिलेगा क्या, वो पूछ रही हूँ। नहीं, चीन पे देखिए दोनों का विचारधारा सेम है। दोनों की जो और सर सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ी बात है कि सर कॉमन एनिमी है। अमेरिका एक कॉमन एनिमी है, तो जिनके दो दुश्मन एक हो तो वो आपस में दोस्ती करेंगे ही, ये बड़ा स्वाभाविक सा है। एक और वीडियो में आपको दिखाने जा रहे हैं। वीडियो में जबरदस्त यूक्रेनी मूवमेंट नजर आ रहा है। बड़ी संख्या में फ्रंट पर जाते दिखे यूक्रेनी सैनिक और पश्चिमी मदद बढ़ने के बाद यूक्रेनी हौसले बुलंद हैं। यूक्रेन की सेना की ये तस्वीरें सामने आई हैं। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, यूक्रेन में हुई तबाही पर अमेरिका का बड़ा बयान आया। यूक्रेन की बर्बादी के लिए रूस को पैसा देना चाहिए। अमेरिका की वित्त मंत्री जैनेट येलेन का बयान आया है, यूक्रेन के पुनर्निर्माण के लिए रूस पैसा दे। तो देखिए, सीधे तौर पर कसूरवार अमेरिका की तरफ से ठहराया गया है। जो कुछ तबाही मची है यूक्रेन में, इसके लिए रूस को। यूक्रेन फिर बसेगा, लेकिन क्या पुतिन पैसा देंगे, जो मांग अमेरिका कर रहा है? बड़ी बात ही क्या है आप देख लीजिए। बर्बाद और तबाह यूक्रेन को फिर से बसाने में रूस मदद करे, ये मांग रखी गई। रूस के पुनर्निर्माण के लिए रूस को पैसा देना चाहिए। यूक्रेन की तबाही के लिए रूस जिम्मेदार है तो पुतिन ही पैसा देंगे। यूक्रेन को लेकर अमेरिका अपने सहयोगियों से लगातार चर्चा कर रहा है। फ्रीज रूसी संपत्ति को यूक्रेन को देने पर विचार भी हो रहा है। जंग खत्म होते ही फ्रीज
रूसी संपत्ति को यूक्रेन को दे दिया जाएगा। रूस की फ्रीज असेट्स की कीमत करीब 300 से 500 बिलियन डॉलर है। जेनेट येलेन जो कि वित्त मंत्री है अमेरिका की, उनकी तरफ से ये बात और ये मांग रखी गई। प्रोफेसर संजय भारद्वाज सर, मेरा सवाल आपसे ये है, रूस तो शुरुआत से बोलता आया है कि हमारे अस्तित्व पर अगर जब खतरा आया तो हमने ये किया क्योंकि नेटो में जाना चाहता था यूक्रेन। अगर अमेरिका कसूरवार बता रहा है रूस को, तो रूस भी तो बोल रहा है कि इसमें इस जंग में आग डालने का काम, इस आग में घी डालने का काम कौन कर रहा है, अमेरिका और नेटो? देखिए, बात दोनों सही है। पहली बात कि जिस तरीके का आर्ग्यूमेंट डेवलप हो रहे हैं, रशिया तो यूक्रेन को जीतना चाहता है और जीत जाएगा, उसके बाद तो रिकंस्ट्रक्शन अपने आप रशिया करेगा ही। ये दूर का ड्रीम है कि आप रशिया इसका कंपनसेट करेगा। देखिए 6 महीने पहले 320 डॉलर बिलियन डॉलर का एस्टिमेट था कि रूस के लिए यूक्रेन के लिए रिकंस्ट्रक्शन के लिए चाहिए। आज लगभग 600 बिलियन डॉलर। नहीं सर, लेकिन दुनिया के जंगी इतिहास में ऐसा कोई एग्जाम्पल नजर आता है क्या कि जिस देश ने दूसरे देश पर हमला किया उसने फिर उसे रिस्टोर करने के लिए, वहां पर चीजें नॉर्मलाइज करने के लिए फिर इस तरह की मदद भी की? नहीं होता है। आप देखिए 1971 में जिस तरीके से, क्या मतलब है जो अमेरिका कोई मतलब नहीं है। अमेरिका एक तरीके के डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल प्रेशर टैक्टिक्स अपना रहे हैं कि किस तरीके का डिस्ट्रैक्शन यूक्रेन में हो रहा है। ये अमेरिका ने ही आग में घी डाला है। ठीक है, जिस तरीके से काउंटर ऑफेंसिव एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए एक परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से कि भाई जो हो रहा है इसका जिम्मेदार रूस है और उसी का परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है। इस बीच एक और खबर का रुख करते हैं। पोलैंड और हंगरी ने दिया यूक्रेन को बड़ा झटका। दोनों देशों ने यूक्रेन से अनाज इंपोर्ट किया बैन। बुल्गारिया भी यूक्रेन से इंपोर्ट कर सकता है बैन और यूरोपियन कमीशन पोलैंड हंगरी के फैसले से नाराज है। तो देखिए किस तरह से डेवलपमेंट हो रहे हैं दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ऐसे वक्त में जब कई तरह के वॉर जोन खुलते नजर आ रहे हैं। ये जो गुटबाजी है ये भी अपने आप में बहुत अहम है, क्योंकि ज्यादातर एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि बहुत जल्द ये जंग उस मुहाने पर पहुंच जाएगी जहां पर दुनिया के तमाम देशों को अपने अपने साइड्स क्लियर करने पड़ेंगे। ऐसे में ये जो अहम डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इन पर नजर रखना बहुत जरूरी हो जाता है। आइए देखते हैं कि अनाज को लेकर अब यूरोप में छिड़ा ये पूरा का पूरा मामला है क्या, ये कौन सी कहानी बयां करता हुआ नजर आ रहा है। उसकी एक एक डिटेल इस वक्त आपके सामने है। यूरोप में ग्रेन वॉर छिड़ती नजर आ रही। बड़ी खबर क्या है, पोलैंड और हंगरी में यूक्रेन से अनाज इंपोर्ट बैन कर दिया गया है। वजह अपने किसानों की चिंता है। अब एक और बड़ी खबर आपको बता दें इससे रिलेटेड, बुल्गारिया भी कर सकता है अनाज इंपोर्ट बैन। अगला नंबर बुल्गारिया का। वजह क्या है, देश में उठ रही है मांग। बुल्गारिया में भी यह मांग जोरों पर उठने लगी है। तीसरी बड़ी खबर, यूरोपीय कमीशन फैसले से नाराज है और वो नाराजी नहीं है, वो वार्निंग देता भी नजर आ रहा है कि एक तरफा फैसला ठीक नहीं है किसी भी नजरिए से। ये पूरा डेवलपमेंट है। यूरोपीय देशों के फैसले से यूक्रेन जाहिर है बहुत परेशान है, क्योंकि इसका नतीजा क्या हो सकता है ये देखिए। अनाज एक्सपोर्ट पर टिकी इकोनॉमी को झटका लग सकता है और यही वजह है कि ये जो खबरें सामने आ रही हैं ये प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं। ऑगस्टीन साहब, किस तरह से आप इस डेवलपमेंट को देख रहे हैं, क्योंकि ऐसे वक्त में जब यूक्रेन रूस जैसे मजबूत मुल्क के साथ पश्चिमी देशों की मदद से जंग लड़ रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा झटका माना जाएगा यूक्रेन के लिए। बिल्कुल। इसमें देखिए पोलैंड के पास जो स्थिति है वो एक ज़माने में प्रो रशिया रहा है। उनके पास आधे से ज़्यादा रशियन इक्विपमेंट हैं और अभी जो पोलैंड गए हैं लोग, आपके भी कुछ संवाददाता वहाँ रह चुके हैं, वहाँ आप पूछेंगे लोकल स्थानीय लोगों से, उधर 50-50 या 60-40 का एक ब्रेकअप है। कुछ लोग वेस्ट के तरफ EU के तरफ लीन करते हैं और कुछ लोग जो हैं सोशलिज्म अपने मन में लिए अभी तक घूम रहे हैं। और वामपंथी और सोशलिज्म के बीच में फर्क कभी कभी एकदम चेंज हो जाता है। पोलैंड में आप जाते हैं तो पोलैंड के लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो पोलैंड में जो लोग डिसीजन लेते हैं जी वो भी एक तरफ लेफ्ट लीनिंग डिवाइडेड लीनिंग रहता है। तो यूक्रेन की इकोनॉमी का भट्टा बैठ जाएगा। नहीं, लेकिन सिन्हा साहब आप कुछ कह रहे थे कि ये एक्सपोर्ट बंद कौन कराना चाह रहा है? मैं ये पूछ रहा हूँ कि यूक्रेन एपी सेंटर था ग्रेन का, वॉर के चलते उसकी कबर टूट चुकी है। अब सवाल है कि समस्या यूरोप में भी है।
तो यदि एक्सपोर्ट पे कोई भी देश बैन लगाता है तो आप समझिए कि जो अफेक्टेड पार्टी है उसमें तो उसको तो प्रॉब्लम होगा। तो यदि ऐसा होता है तो यूक्रेन में और नाटो देश में, यूरोपियन देश में मिसअंडरस्टैंडिंग होगा। बड़ी बात आप कह रहे हैं। कोलंबिया में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में ऐसी भिड़ंत हुई कि पेट्रोल बम तक का इस्तेमाल किया गया। पुलिस पर प्रदर्शनकारियों ने पेट्रोल बम फेंके। देश की राजधानी बोगोटा में ये आगजनी की गई। सरकार के कुछ रिफॉर्म्स, कुछ नीतियां जो कि इनके खिलाफ ये प्रदर्शन हो रहा है और सड़कों पर लोग उतरे। और ये देखिए पेट्रोल पंप से वार किया गया है पुलिस की गाड़ी पर। तो देखिए कोलंबिया की राजधानी बोगोटा से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो बता रही हैं कि इस वक्त बोगोटा की सड़कों पर कैसा कोहराम बरपा है, किस तरह से खुलेआम सड़कों पर घूम घूम कर पेट्रोल बम मारे जा रहे हैं। तो कोलंबिया की ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ के सरकार की कुछ पॉलिसी का विरोध इतना उग्र हो गया कि ये प्रदर्शन हिंसक हो गए। पेट्रोल बम का इस्तेमाल हुआ है और पुलिस के ऊपर अटैक किया है प्रदर्शनकारियों ने। एक बार हम इसको समझने की भी कोशिश करेंगे कि इस पूरे विवाद की जड़ क्या है, इसके पीछे की वजह क्या है। ये देखते हैं कि कोलंबिया में आखिर चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। बिग बॉल के माध्यम से बड़े फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। देश में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में टकराव बढ़ गया है। ये तस्वीरें भी आप देखिए दूसरी तरफ जो हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से पुलिस की जो गाड़ियां थी उनके ऊपर सीधे डायरेक्ट अटैक, डायरेक्ट हमले किए गए। लोग सरकार के कुछ रिफॉर्म्स का, कुछ नीतियों का विरोध कर रहे हैं और वही विरोध जो है हिंसक हो गया। कुछ एजुकेशन प्रोग्राम बंद करने पर खास तौर पर लोग काफी नाराज हैं, काफी गुस्से में हैं। और इसके अलावा ड्रग तस्करों, ये जो ड्रग कार्टल्स हैं, उनको रियायत देने पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। लोगों का विरोध इसको लेकर भी है कि उनको क्यों इस तरह की रियायत दी जा रही है। हेल्थ और इकोनॉमिक पॉलिसी में किए गए कई बदलावों का भी लोग विरोध कर रहे हैं। वहां की खासकर जो पॉलिटिकल पार्टी है, देश की जो दक्षिणपंथी पार्टी है, उसके राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो के खिलाफ सड़क पर लोग हैं। और ये जो विरोध है, आप देखिए कि हाथों हाथ में पेट्रोल बम आ गए, पुलिस के ऊपर अटैक होने लगा। देखिए तस्वीरों पर जरा गौर आप करेंगे तो समझ में आ गया। ये देखिए पुलिस की जो गाड़ी आ रही है उसके ऊपर सीधे ये पेट्रोल बम डाला जा रहा है। ये देखिए ये शख्स सीधे पेट्रोल बम फेंकता हुआ गाड़ी के आगे, और न सिर्फ इनके पास पेट्रोल बम थे बल्कि ये इसको डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे थे आपस में, लोगों को बांट भी रहे थे, उकसा भी रहे थे कि लोग ज्यादा से ज्यादा हमला करें। तो ये एक सिचुएशन है जो हमें नजर आ रही है। कैप्टन श्याम, ये जो सिचुएशन हम देख रहे हैं, कुछ लग रहा है आपको कि दुनिया के छोटे छोटे हिस्सों में या बड़े बड़े देशों में ये सिचुएशन सरकार के खिलाफ हर जगह हम देख रहे हैं। हम फ्रांस में देख रहे थे अभी यही चीजें, एक रिफॉर्म पॉलिसी को लेकर इतना उग्र हुआ है आंदोलन कि मैक्रोन जहां भी जा रहे हैं वहां विरोध हो रहा है। अब हमें यहां भी दिख रहा है सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे, न सिर्फ उतरे बल्कि हिंसा हुई। तीन बातें जल्दी से कहना चाहूंगा। देखिए ये जो पोलैंड में जो एक्सपोर्ट की प्रॉब्लम आ रही है, ब्लैक सी में ब्लॉकेड है, तो पोलैंड और इसके नेबरिंग कंट्रीज में जो सामान जा रहा है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, उसको सस्ते दामों पे थप्पा लगा के वहां के जो बिजनेसमैन है उसको बेच रहे हैं। और इसके कारण वहां के एग्रीकल्चर के लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगले साल पोलैंड में इलेक्शन है और वहां पे 1/3 गवर्नमेंट में एक पार्टी है जो प्रो रशियन है, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। इसी तरह से मैं इस बात करूं कोलंबिया की प्रोटेस्ट की, तो यहां देखिए पुतिन का कहना है और वैगनर चीफ का कहना है कि अगर आप वार नहीं रोकोगे तो तुम्हारे यहाँ रेवोल्यूशन हो सकता है रशिया में। तो ये कोलंबिया में हो रहा है, उसी तरह से हो रहा है। कैप्टन श्याम, लेकिन ये जो विद्रोह की आग जो धधक रही है येवगेनी और पुतिन में, तो निर्देश तो उन्होंने ही दिए कि आप जाइए मेरे बिहाफ पर जंग लड़िए, आपकी प्राइवेट आर्मी है, और फिर आप ही में इतना विद्रोह पनप रहा है। देखिए तो इसका नतीजा क्या होगा? डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में आपने मोदी जी को भी बहुत बात करते हुए सुना होगा। ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड को आप ठीक तरह से इसका आंकलन नहीं करेंगे और इसको चैनलाइज नहीं करेंगे, आप देखिए फ्रांस में क्या हो रहा है। बोगोटा किसी भी देश में जहां पे यंग पॉपुलेशन का नंबर ज़्यादा हो और आप उसको नहीं कैप्चर करेंगे, उनके इमेजिनेशन को, और उनको नौकरियां नहीं देंगे, इवेंचुअली यही होगा। और रशिया में तो होना ही है, और यहाँ पे भी यही हो रहा है, कोलंबिया में भी यही। चलिए ठीक है, तो देखिए कोलंबिया में जो सब देखने को मिल रहा है वहां पर राजधानी के अंदर, और जो सरकार के रिफॉर्म से कुछ फैसले हैं उसके खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन जो आग है वो नजर आ रही है। यानी एक और मुल्क है, एक और देश है जहां पर विरोध की आग धधकती हुई नजर आ रही है।